भगवान ने तो नहीं कहा काम करना है, आप जबरदस्ती उनके दरवाजे पर खटखटा रहे हो, वो खोले ना खोले उनकी मर्जी। टाइम आगे पीछे हो सकता है, जिस वक्त उस बच्चे को आना है वो उसके कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ के जो कार्मिक डेट होते हैं उसके हिसाब से ही होता है। ज्योतिष ने हमें बताया है तो उस पर हम अटूट विश्वास भी करते हैं, तो ऐसे में हम डर जाते हैं। तो क्या ये सही है? चलो उन्हें खुश कर देते हैं टॉफी देकर कि हाँ कर लो 21 मार्च को पैदा। अच्छा। हाँ, पर होना उसी दिन होता है। मिला लो जितनी कुंडलियां मिलानी है, जिस दिन आप पैदा हुए थे डिसाइड हो गया था किससे आपकी शादी होनी है, मिला के खुश हो जाते हैं। कुंडली मिलाप करना एक वहम है, जिससे लिखी है उससे शादी होगी। कहीं किसी कोने में बैठ के मेडिटेशन करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। पैसे से नहीं, आप किसी से अच्छे दो बोल लो, मुस्कुरा भी दोगे ना तो ये भी अच्छा कर्मा माना जाता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुए होते हैं ना कि वो कुछ भी ना करे ना फिर भी उन्हें बहुत कुछ हासिल हो जाता है। एनर्जी लेवल पे जो कनेक्शन होता है उसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता, फिजिकल बॉडीज मैटर नहीं करती है। यही गाइड करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। खराब सपने भी दिखते हैं, कुछ है जो क्लटर सबकॉन्शियस में वो क्लियर होगा तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, एफर्मेशंस हो गए, रेमेडीज हो गई, ये क्यों वर्क करती है? इसलिए वर्क करती है क्योंकि विजुअलाइजेशन जो पावर है वो भगवान ने सिर्फ इंसान को ही दी है, आउट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हर दिन हम ये सोच कर चलेंगे कि कौन सा कलर बैठना है, तो इससे रिलीफ तो कम मिलेगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। डर के पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसी रेमेडीज़ बताती हूँ कि जिससे इंसान का खुद का कर्म भी सुधरता है और फिर उसे खुद ही इतना अच्छा लगने लगता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। क्योंकि गारंटी तो दो ही लोग दे सकते हैं, आइदर गॉड और फ्रॉड। नमस्कार विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट अनु वर्मा। आज जिस पर्सनालिटी को हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो है निशी अहलावत जी। निशी जी पिछले 20 सालों से एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हें दे रही हैं और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लोगों को मिल रहा है। एस्ट्रोलॉजी क्या है ये सब हम जानेंगे निशी जी से। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारे शो विद अस में। निशी जी, वेलकम टू आवर शो विद अस। नमस्कार। नमस्कार निशी जी, आज सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए होते हैं उस दिन जो चार्ट निकल के आता है जिसे बोलते हैं आपका बर्थ चार्ट, जब ग्रहों की जो दशा होती है, जो जिस भी पोजीशन में होते हैं उसे हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उसी के ज़रिए हम आपकी पर्सनालिटी, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, सब कुछ हम उसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें मिल जाता है। हम जब उसकी कुंडली देखते हैं और उसकी कुंडली में ये देखा जाता है कि इस बच्चे के फ्यूचर में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो क्या बर्थ के बाद उसी समय कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं ताकि उसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो सके, आगे उसको वो प्रॉब्लम्स ना आए? देखिए, अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है तो प्रॉब्लम से पूरी तरह से हम नहीं उसको डिसॉल्व कर सकते, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है। वो बच्चा जो भी है वो अपने पिछले जन्मों से उन चीज़ों को कैरी कर रहा है, उसी की वजह से वो उस टाइम पीरियड में उसी दिन पर पैदा हुआ है। ठीक है, ये हम कभी भी प्लान नहीं कर सकते। हालांकि आजकल लोग ऐसा बोलते हैं कि सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन से और ऐसे वैसे हम प्लान करके करेंगे, लेकिन ये नहीं होता है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, जिस वक्त उस बच्चे को आना है वो उसके कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ के जो कार्मिक डेट होते हैं उसके हिसाब से ही होता है। उसकी रेमेडीज़ होती हैं, उपाय होते हैं उससे बचाव के लिए। देखिए, जैसे हम बारिश नहीं रोक सकते पर उसको छतरी दे सकते हैं, इतना हम काम उस बच्चे के लिए कर सकते हैं। बट निशी जी, मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं, 2-3 तो मेरी नज़र में हैं भी, वो ये कहते हैं कि जैसे अगर मेरा बर्थ जो है वो 21 मार्च को हुआ है तो अगर मेरा बेबी सिजेरियन ही होना है तो उसी दिन क्यों ना मैं उसको पैदा करूं, और ऐसा होता भी है। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि उसको ऐसे ही पैदा होना है। पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने डिसाइड किया है, पर ऐसा नहीं है। तभी होते हैं ना, भगवान मुस्कुराते हैं कि इन्हें लग रहा है कि हमने प्लान किया है, पर ये उनकी प्लानिंग नहीं होती है। चलो उन्हें खुश कर देते हैं टॉफी देकर कि हाँ कर लो 21 मार्च को पैदा। अच्छा। हाँ, पर होना उसी दिन होता है। जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो कई बार ऐसा होता है कि ये बताया जाता है, जब उसकी कुंडली दिखाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये माना जाता है जैसे बच्चे का जन्म हो उसकी कुंडली बनाई जाती है, और पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि ये बड़ा लकी है आपके लिए, या कभी ये कहा जाता है कि
इस बच्चे की वजह से आपके परिवार में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कुछ को अच्छा बताया जाता है, कुछ को बुरा बताया जाता है। जाहिर सी बात है कि ज्योतिष ने हमें बताया है तो उस पर हम अटूट विश्वास भी करते हैं, तो ऐसे में हम डर जाते हैं। तो क्या ये सही है? सही गलत की बात नहीं है। उस बच्चे की कुंडली में हम देखेंगे, पिता के लिए देखेंगे सूर्य की पोजीशन, वो वीक है तो ऑब्वियसली पिता के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और चंद्रमा हम देखेंगे माँ के लिए। ऐसे ही हम सिस्टर के लिए शुक्र को देखते हैं, और दोस्तों के लिए मरकरी को देख लेंगे, भाई के लिए मार्स को देख लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग या वीक होने से इम्पैक्ट ज़रूर आता है फैमिली पर। बच्चा तो अब वो उपाय नहीं कर सकता, जो भी आप बताएंगे कि ये उपाय करने हैं तो पेरेंट्स करें, पेरेंट्स कर सकते हैं। हाँ, माँ कर सकती है, पिता कर सकते हैं, उनका पूरा लगेगा बच्चे को, और करते भी हैं पेरेंट्स बच्चे के लिए। तो खुद करना ज़रूरी नहीं होता, ब्लड रिलेशन में आप कर सकते हो किसी के लिए भी। चलिए, अब आपके बारे में जान लेती हूँ। आपके मन में ये क्यों आया कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही बनना है? नहीं, मुझे ये नहीं आया था एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी, उसमें घुसना था। अब ये मैं ठीक है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं बोल देती हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है अब तो। ठीक है, कहीं थी मैं इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो गई थी, उसने चीट किया था, मुझे लगा इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसकी कुंडली मेरे सामने थी। अब मैं घुस गई कि क्यों ये मेरी ज़िंदगी में आया, क्या रोल था, इस चक्कर में मैंने पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख डाली। तो ये कहें कि कोई एक व्यक्ति था जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ, उनकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ तो ये अच्छा ही हुआ ना? अभी मतलब तक ये अगर होता आ रहा है, अच्छा क्या बोलेंगे फिर हम। जैसे कि उसके बाद भी डिवोर्स हुआ मेरा, जो भी था उससे पहले मैं अपनी मम्मी को बोला करती थी कि मेरी शादी क्यों करवा रहे हो, मेरा तो डिवोर्स हो जाएगा। ये आपने देख लिया था अपनी कुंडली में? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे डांट के चुप बिठा दिया, जैसे बच्चे को बोलते हैं। अब वो तो माँ बाप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे शादी करके। तो जब डिवोर्स हुआ, जो मेरे गुरुजी थे, मैं उनके पास गई, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि क्यों हुई फिर ये शादी, आपको भी पता था मुझे भी पता था, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो ये पेन रखा है, इस पेन का टूटना लिखा है। अब पेन टूटेगा तो पेन को टूटने के लिए पेन का होना भी तो जरूरी है ना। पेन ना हो ये तो नहीं लिखा, तो आप शादी अवॉइड नहीं कर सकते थे क्योंकि शादी का टूटना लिखा था, शादी का ना होना नहीं लिखा था। लेकिन रेमेडीज के द्वारा तो हम उनको ठीक कर सकते हैं ना, कि क्या कहते हैं रेमेडीज बहुत काम करती हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कुछ क्लाइंट्स को ये बोलना कि आपकी शादी होनी ही नहीं है या ये शादी टूटेगी ही, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। तब हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि हाँ आप ये रेमेडीज कीजिए, क्योंकि जो ग्रह हैं देखिए ईश्वर के अंडर ही आते हैं ना, उनकी जो जब कृपा होगी तो चीज़ें ठीक चल जाएगी। उतना डेडिकेशन होगा चलाने के लिए, आदमी के लिए औरत के लिए, दोनों के लिए मैं ये बात बोलूँगी। देखिए मैं ये सत्यवान की पत्नी सावित्री के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। डेडिकेशन कितना ज़्यादा था, ज़रूर उनकी कुंडली में था, वो अल्प आयु ही थी सत्यवान की। यमराज के पीछे पड़ के कितना डेडिकेटेड एफर्ट रहा होगा, सोचिए कि अपने पति को वापस ले आई वो आजकल पॉसिबल है? मतलब मुझे तो देखने को नहीं मिला, पर लेकिन रेमेडीज वर्क करती हैं, लेकिन आप कितने विश्वास से उनको करते हो ये भी तो डिपेंड करता है ना। आधे लोग तो उसको एक टास्क की तरह समझ के करते हैं कि चलो हमने तो पैसे दे दिए, पूजा करवा ली, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। भगवान ने तो नहीं कहा काम करना है, आप जबरदस्ती उनके दरवाजे पर खटखटा रहे हो, वो खोले ना खोले उनकी मर्जी, उन्होंने तो नहीं बोला। पर आप विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, विश्वास रखोगे तो काम बन सकता है। और मैंने बनते हुए भी देखा है जहाँ 100% फेथ होता है, पर जहाँ डाउट होता है ना, वहाँ मैंने अड़चने देखे, लोग ये मानते नहीं हैं, बस वो इम्पेशेंट हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। एक डाउट तो फिर आपके मन में भी था ना, आपने अपना देख लिया था और आपके मन में ये डाउट था कि मेरा डिवोर्स होगा, तो लेकिन जब शादी हुई तो वो तो निकल गया था ना, क्योंकि शादी होनी थी। मैंने ये बात भी बोली थी, ये मैं भूल गई। पर्दा पड़ जाता है, जो होना होता है वो उसके लिए पर्दा पड़ जाएगा, कुछ बुरा या अच्छा जो भी होना हो उसके लिए। जैसे कोई किसी कॉन्टेस्ट में कोई चला गया, अचानक किसी फ्रेंड ने बोल दिया, वो वहाँ जाके मिस इंडिया बन गई, करियर चेंज हो गया, राइट। ऐसे ही किसी का कहीं एक्सीडेंट लिखा है तो कोई प्लानिंग नहीं है, घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, दोस्त ने बोला आजा चल वहाँ आजा, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा हो या बुरा हो, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो इवेंट्स लिखे हैं वो होते हैं। जी,
पर निशि जी, कई बार ये देखा जाता है कि जब एक कुंडली मिलान होता है, कुंडली मिलाई जाती है, हाँ। तो जब लड़की की कुंडली देखी जाती है तो लड़की की कुंडली में लिखा होता है कि ये लड़की जो है ना, इस लड़के के लिए बड़ी लकी है। अगर ये आपके घर में आ गई ना, तो बस आपके जो लड़का है ना, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, वो सुधर जाएगा। तो मतलब कई बार इस तरह से भी शादियां होती हैं कि एक लड़की की अच्छी कुंडली देखी जाती है कि एक अच्छी कुंडली एक बुरी कुंडली के साथ मैच हो जाती है, तो दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी और निभेगी। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मिला लो जितनी कुंडलियां मिलानी है। जिस दिन आप पैदा हुए थे डिसाइड हो गया था किससे आपकी शादी होनी है। मिला के खुश हो जाते हैं। कुंडली मिलाप करना एक वहम है, जिससे लिखी है उससे शादी होगी। आपकी ही कुंडली देखकर बताया जा सकता है कि शादी का सुख कितना है आपके जीवन में। अब आप ABCD किसी से भी आप शादी करवा लीजिए, जो दुख आपको भोगना है वो आपको भोगना पड़ेगा। उससे कोई लड़की या लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन बहुत से हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 शादियां कर चुके हैं, चारों शादियां नहीं निभी होती, तो उनकी कुंडली में यही लिखा है कि भाई तू कितनी भी शादी कर ले। मल्टीपल मैरिजेस का योग होता है, देखा है मैंने। अच्छा। हाँ, कि मतलब इनकी 2 शादी, इनकी 1 भी नहीं, इनकी 4 भी हो सकती है। ये सब लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। यही तो एस्ट्रोलॉजी है। तो कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई सिर्फ आपको सिर्फ जज करने के लिए आपके पास आते हैं कि चलो देख लेते हैं कि कितना सही बताती है और कितना नहीं? बहुत होता है। कुछ कुछ एग्जांपल्स दीजिए हमें। कुछ एक ने ऐसे ही वो टेस्ट के लिए कि क्या आपको दिख रहा है कि मेरा अफेयर होगा। हाँ, तो मैं मैरिड हूँ, पर आपको दिख रहा है मेरी लाइफ में कोई आएगा। उसकी कुंडली में तो दिख रहा था कि लड़कियां अट्रैक्ट होती है, उससे कुछ नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो आप अपनी वाइफ के लिए ना बहुत ज्यादा लॉयल हो, तो ये सवाल तो आप मत कीजिए क्योंकि आप ये वैसे ही पूछ रहे हैं। तो उसने कहा यस, आई लव माई वाइफ अ लॉट। और कोई ऐसे बोल देते क्या मेरी शादी कब होगी, क्या होगी। अब उनकी कुंडली देख के शादी के लिए टाइम पीरियड अच्छा दिख रहा होता है, फिर मैंने उनको समझाया। फिर बोलते हैं कि शादी हो चुकी है। मैंने उनको बताया हमारे जीवन में मल्टीपल विवाह के योग होते हैं, तभी 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी होती है। जो अच्छा समय जो दिख रहा है, चाहे आपकी शादी हो गई हो, वो समय अगर आप मैरिड हो तो वो आपका मैरिड लाइफ के लिए बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। बट निशि जी, कई बार ऐसा होता है कि इतना पुराना रिलेशन, किसी के 25 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, वो रिश्ता टूट जाता है। जबकि 25-30 साल में तो इतना गहरा रिश्ता बन जाता है, लेकिन एक झटके में वो टूट जाता है। उनको खुद ही नहीं पता चलता कि उनका रिश्ता किस वजह से खराब हुआ। बहुत केसेस देखे हैं ये मैंने। 10 साल का अफेयर, 10 साल की शादी, उसके बाद टूट जाना। उस टाइम पीरियड के लिए हम गोचर में, ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स चेंज होते हैं और दशा हम जो चेक करते हैं, और पहले से जो दिख रहा होता है कि पार्टनर से धोखा मिलेगा और आपके जीवन में अकेलापन दिख रहा है, वो पहले ही दिख जाता है। वो किस समय होगा ये बताया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये 10 साल बाद, 20 साल बाद होगा, ये भी देखा जा सकता है। अचानक कुछ नहीं होता। वो रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है तब। तो बहुत सारे यंगस्टर्स भी आपके पास आते होंगे, वो बोलते होंगे कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्या ये हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है, नहीं, फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा। उनको किस तरह की एडवाइस देती हैं आप? क्योंकि उनको एक सही एडवाइस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो भटक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। उनको एडवाइस नहीं चाहिए होती है। अच्छा। उनको बस ये सुनना होता है कि हाँ इससे शादी होगी कि नहीं होगी। नहीं बोला तो वो नाराज हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, उनको बस ये बता दो कि होगी। अगर उनको आप ज्ञान देने बैठोगे ना कि आप करियर पे फोकस करो, ये टाइम ठीक नहीं है, तो गुस्सा हो जाएंगे वो आपसे। तो आप किस तरह से हैंडल करती हैं उन बच्चों को? मैं बस यही बोलती हूँ कि देखिए ब्रेकअप होने के चांसेस है, क्योंकि आप इम्पल्सिव हो, आप इनसिक्योर हो, आप पॉजेसिव बहुत ज़्यादा हो। इन चीज़ों से परेशान होकर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है, क्योंकि वो ट्रेड्स मुझे उनकी कुंडली में दिखाई देते हैं। और ब्रेकअप के भी चांसेस हैं, और ब्रेकअप भी आपको कुंडली में चार्ट में दिखाई दे सकता है। हार्ट ब्रेक आपके कितने होंगे, मल्टीपल होंगे, 1 होगा, 2 होगा कि और ज़्यादा होंगे, ये दिखाई दे रहा है। अगर कोई 18 साल का बच्चा पूछ रहा है और मुझे दिख रहा है कि इसका तो बहुत ही शनि का इन्फ्लुएंस है या ब्रेकअप होगा ही होगा, तो मैं उसको यही बोलूँगी कि देखिए ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको संभल के रहना पड़ेगा। चांसेस बहुत लो लग रहे हैं। अब सुन के वो उदास होंगे। मैंने कहा मेहनत बहुत दिख रही है आपको इनके पीछे जाने के लिए, लाइक फिर भी ठीक होगा कि नहीं होगा उसके 10% चांस हैं बस। अगर आप सीधा उनके मुंह पे बोलोगे नहीं, तो उन्हें नहीं समझ आएगा। हम बार बार बात करते हैं कर्मस की कि कर्म अच्छा करो, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। क्या कर्म अच्छे करना वाकई ज़रूरी है?
कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे किस्मत लेकर पैदा हुए होते हैं ना कि वो कुछ भी ना करे ना, फिर भी उन्हें बहुत कुछ हासिल हो जाता वो है। उनकी पास्ट लाइफ की सेविंग्स है ना, आप समझो। अभी जो हमें मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पीना मिल रहा है, सोना, गाड़ी, मतलब घर, वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा है। अभी हम जो कर रहे हैं इसका मिलेगा, आगे मिलेगा। लेकिन अभी जो पुराना है, जैसे हम कहते हैं, कितने लोगों को देखा है कि कितने लोगों का बुरा करते हैं, ये अच्छे भी नहीं है पर फिर भी बहुत सुखी है, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ की सेविंग्स इतनी ज़्यादा है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। पर अब तो वो सेविंग्स में कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, वो ख़त्म होगी तो फिर आएंगे ना, कहीं लेंगे जन्म किसी चौल में या किसी स्लम में कहीं जाकर। तो ज़रूरी है कि ये जो हमें अभी ज़िंदगी मिली है, जो हम जी रहे हैं, मैं और आप जैसे बैठे हुए हैं, जो दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा है कि आप अब अपने कर्मास को अपने सही कर लो, क्योंकि जैसे आपने बोला ना, सेविंग, ये सेविंग ही कर रहे हैं आप अपने लिए। सेविंग ही करना है। वैसे भी भटक जाते हैं लोग, लेकिन जो हमारी असली कमाई है वो काइंडनेस, कंपैशन, यही है ना, दूसरों के साथ अच्छा करना, यही है। उसे स्पिरिचुअलिटी बोल देते हैं। कहीं किसी कोने में बैठ के मेडिटेशन करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप पैसे से नहीं, आप किसी से अच्छे दो बोल बोलो, मुस्कुरा भी दोगे ना, तो ये भी अच्छा कर्मा माना जाता है। कोई आपसे हेलो करता है और आप ऐसे मुंह फेर लेते हो, बिल्कुल। आप उसके दिल को दुखा रहे हो, वो बैड कर्मा हो गया। हमें पता नहीं चलता, अनजाने में बहुत हो जाता है ये लोगों। अगर लोग ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो वो अपनी सेविंग्स में बहुत अच्छे अच्छे कर्मास को ना ऐड कर लेंगे। आज जब भी आपने एक बात की तो मुझे ना अपने टीचर की एक बात याद आ गई, जो मुझे हमेशा याद रहती है। हाँ जी। एक बार उन्होंने मुझे गलती से डांट दिया था, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मुझे बहुत फील हुआ, मैं कुछ बोली नहीं। हाँ। तो जब मैं नेक्स्ट डे गई तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं। कह रही बेटा मुझे बहुत फील हुआ था कि मैंने तुम्हें डांट दिया था, तुम्हारी गलती नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जब कोई टीचर भी बच्चों को डांट देती है ना, तो टीचर को पता होता है कि वो सही डांट रही है या गलत डांट रही है। पता होता है, हाँ जी। देखिए, बट उन्होंने रियलाइज किया हाँ। ना, तो उनका वो बैड कर्मा बहुत माइनस हो गया, वो मोमेंट्री रह गया मतलब। लेकिन अगर वो रियलाइज नहीं करती तो वो कैरी ऑन करेंगी। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया या सॉरी फील किया, तो वही डिसॉल्व हो गया वो। बट ये मैं उसके लिए नहीं बोलूँगी, कोई किसी का मर्डर कर रहा है हाँ। तो सॉरी बोल दे, नहीं नहीं। ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का आप बैड कर्मा कर रहे हो, है ना। कुछ बोलने में भी लाइक बहुत ही कटाक्ष, लाइक बहुत गंदे वर्ड्स भी आप बोल दो, वो भूल नहीं पाते हैं, राइट। वो भी बैड कर्मा है। सिर्फ मर्डर करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना ही वायलेंस नहीं होता। बिल्कुल। किसी को शब्दों से भी होता है ना, शब्द कहते हैं ना, बड़ा सोच समझ के बोलने चाहिए कि वो तलवार की तरह एकदम से। हाँ, क्योंकि उतना शब्द ही एक बार शब्द बोल होता है, दिए तो फिर वो वापस नहीं वो आएंगे। वापस नहीं आते। फिर तो आप मतलब कितना भी सॉरी फील करो, वो दिल में गहरे चले जाते हैं वो। निशी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप दूसरे की लाइफ को हील कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सी नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ जाती है, तो उसको आप लोग किस तरीके से ठीक करते हो? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ सेशंस ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कोई क्लाइंट रो रहा है, बहुत रो रहा है, मैं समझा रही हूँ, वो बहुत बेटर फील करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बट मुझे हैवीनेस फील होती है मेरी बॉडी में। तो उसके लिए आप चैंटिंग करो, मंत्रा करो, मेडिटेशन करो, किसी भी तरह से आपको रिलीज़ करना होता है। उसको किए बिना अगर आप सो जाते हो या कुछ भी नहीं करते हो, तो यू माइट वेकअप, लाइक आप उठोगे तो आपको बहुत हैवीनेस फील होगी, आप बहुत नेगेटिव फील करोगे, इरिटेशन फील होगी, फ्रस्ट्रेशन फील होगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब कर ली है। उसे रिलीज़ करना हर ऐसे सेशन के बाद बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। और मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी रखे हुए हैं, हाँ तो जी। क्या आप हाँ, टैरो टैरो भी करती हूँ, क्योंकि यंगस्टर्स जो आते हैं वो उनको फीलिंग्स जाननी होती है अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। ब्रेकअप हो जाता है, वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा, वो मुझसे बात कब करेगा, आपको 4 दिन से कोई बात नहीं हुई। और मैंने कहा 4 दिन से नहीं हुई, बस इसी में घबरा कर यहाँ। तो क्या टैरो की रेमेडीज मतलब बहुत रेमेडी इजी नहीं। होती हैं? अच्छा, कुछ नहीं होता टैरो में? नहीं नहीं, रेमेडीज नहीं, उससे हम जैसे इशू क्या है देखते हैं आउट, तो उनको गाइड करते हैं बेसिकली। टैरो वी यूज एज अ टूल है बस। ये हम जो भी समझा रहे हैं वैसे बोलेंगे तो उन्हें शायद नहीं, इससे उन्हें इमोशनली वीक है ना, तो हम टैरो यूज को, उन्हें लगता है कि हाँ कुछ ऊपर से आ रहा है हमारे लिए, ठीक है ना। और मेरा तो पूरा फेथ है टैरो में। दिल से आप करोगे अच्छी इंटेंशन के साथ तो आंसर आएंगे, लेकिन सामने वाले को भी फेथ होना चाहिए, आपको भी फेथ होना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए भी करूँगी, अगर आपको पूरा फेथ है तो मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ, देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।
करें? जी बिल्कुल। कोई भी जैसे XYZ हैप्पी हो आप, कुछ भी है कि करेंटली एज पर टैरो यूनिवर्स क्या दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी करंट क्या इशू है, उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और पॉसिबल आउटकम क्या होगा। अब पॉसिबल आउटकम क्यों बोल रही हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 100% क्यों नहीं, पॉसिबल क्यों है ना? क्योंकि श्योरिटी आपने बोला था ना कि वो हाँ, क्योंकि गारंटी तो 2 ही लोग दे सकते हैं, आइदर गॉड और फ्रॉड। तो पॉसिबल आउटकम तो अभी हम आपके लिए, ठीक है, करेंटली यू हैव फेथ 100%, राइट? ठीक है, तो मैं अब आपके लिए कार्ड पिक कर रही हूँ। 3 कार्ड्स आई एम गोइंग टू पिक, ओके? फर्स्ट इशू, एक्शन जो आपको लेना चाहिए, और ये हो गया आउटकम, ओके? दिस इज जस्ट टेस्टिंग, क्योंकि प्रॉपर टैरो सेशन जो होता है उसमें तो फिर पूरा आपको फोकस्ड रहना पड़ता है ना सामने। तो ये आपके 3 कार्ड निकले हैं। ये है इशू, फीलिंग अलोन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर आपको लग रहा है कि मैं अकेली हूँ। कुछ बातें होती है, हो सकता है कि दूर से दिख रहा है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे, जिसकी वजह से आप महसूस कर रही होंगी कि कहीं से बस कुछ जवाब मिल जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कितना भी आप अपने हस्बैंड से, बच्चों से, फ्रेंड से शेयर कर लेंगी, फिर भी वो अलोननेस मुझे दिख रही है आपकी। सही है कि नहीं है? तो ये देखिए, इसमें मैं बता रही हूँ एक्शन क्या लेना है। बेस चक्रा, रूट चक्रा, अब मैं चक्रास की भी बात करती हूँ। 7 चक्रास जो होते हैं, अलोननेस का रीजन पता चल गया ना। बेस रूट चक्रा हो गया, उसके बाद होता है सेक्रल चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, और फिर सहस्त्रधारा। उसकी हम बात नहीं करेंगे। बेस चक्रा जो होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए होता है, ग्राउंड से रिलेटेड, जैसे बेसिक मनी हो गया, घर हो गया, गाड़ी, ये कंफर्ट्स, सक्सेस, पैसा, वो जो चीज़ें हैं ना, उससे रिलेटेड एक्शन की गाइडेंस आपके लिए आई है। इसी से रिलेटेड है जो अलोननेस वाली फीलिंग है। ठीक है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम क्या दिख रहा है? ओपन अप। आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत है। अपने इशू पे किस तरह से आप ज़्यादा, जो आपके ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप होने की ज़रूरत है। अब आप इस पर क्या बोलेंगी? ये तो आपके लिए है ना। तो देखिए, आपको ये पता चल गया कि एग्जैक्टली जो ज़रूरत है वो निकल कर आई है कि अभी एट प्रेजेंट क्या इशू दिख रहा है। ठीक है ना? निशा जी, कोई फ़ोन के थ्रू ही आपसे बात करता है और आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है और आप उसके लिए कार्ड निकालती हैं, तो कैसे कनेक्ट होता है एक दूसरे से? देखिए, उस इंसान से मैं बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जब हम किसी से भी बात करते हैं तो एनर्जेटिकली हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमें फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। सोल कनेक्शन, जो एनर्जी लेवल पे जो कनेक्शन होता है, उसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता, फिजिकल बॉडीज़ मैटर नहीं करती है। चाहे फ़ोन पर हो या आमने सामने हो, आपको वाइब्रेशन उसी तरह से आप कैच करोगे। कितने बार कोई फ़ोन आता है, मुझे नाम देखते या कुछ ऐसा फील होता है कि मैं पिक ना करूं, मुझे इतनी नेगेटिविटी फील होती है, बट मैं उठाती हूँ क्योंकि मेरी इंटेंशन है उसको हेल्प करना। लेकिन वाइब्रेशनली आप कनेक्ट, जब एक बार एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हो, तो आप सामने बैठे हो या फ़ोन पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रीडिंग में। तो किसी ने आपसे फ़ोन पर कंसल्ट किया और फिर वही इंसान आपसे फेस टू फेस मिलने आया, तो क्या सेम कार्ड निकलेंगे? प्रॉब्लम सेम है? प्रॉब्लम सेम है, लेकिन जब उसे जो गाइडेंस दी गई उसने उस पर कोई काम नहीं किया, तो सेम कार्ड आप बताइए कैसे निकलेंगे? वो कोई काम नहीं कर रहा है उस पर, तो उसको अलग तरीके से गाइडेंस मिलेगी कार्ड्स के थ्रू कि आपने उस पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम नहीं किया है, तभी आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। नहीं तो आप उस चीज़ पे काम करते और नए क्वेश्चन के साथ आते, पर आप सेम क्वेश्चन ही पूछ रहे हो। इसका मतलब आप रेस्टलेस हो रहे हो। आपको जब जो बताया गया था आपको उस पर फेथ ही नहीं है। दोबारा भी आप आ रहे हो हाफ फेथ के साथ, डाउट के साथ। आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है दोबारा पूछने की वो क्वेश्चन? क्योंकि
आपको फेथ नहीं है, राइट? तो क्या टैरो से हम अपना पास्ट भी जान सकते हैं कि Past पास्ट में में- क्या हुआ था? हाँ, डिपेंड करता है। अगर कोई पूछता है कि इस आपको मेरे रिलेशनशिप का, मेरे फाइनेंसिस, करियर का पास्ट क्या दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी निकल कर आ जाती है। तो जो हुआ होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के भी कार्ड्स टैरो में निकलते हैं, एनर्जीज के भी, फीलिंग्स के भी। अभी आप किसी के लिए क्या महसूस कर रही है, क्या सोच रही है, वो भी टैरो बता सकते हैं। जी, तो टैरो से अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको जान सकते हाँ, हैं। बेसिकली मैं गाइडेंस के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ टैरो, और एनर्जीज के लिए, किसी की क्या एनर्जी है आपके लिए वो बताने के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फ्यूचर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। अब कोई बच्चा कंफ्यूज है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या करियर चूज करना है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें भी क्या टैरो उस बच्चे की हेल्प करेगा? टैरो उसको गाइडेंस के लिए हेल्प कर सकता है, बट पहले मैं उसका चार्ट ही ओपन करती हूँ देखने के लिए कि उसके बर्थ टाइम, ड्यूरिंग हिज बर्थ कौन से उसके स्टार्स हैं और वो किस करियर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, किस में उसे सक्सेस मिल सकता है, उसके लिए मैं उसका चार्ट ही देखना चाहूँगी। जी, उसके बाद गाइडेंस के लिए, बाकी उसे जो करंट लाइफ में जो डाउट्स हैं, हर्डल्स जो फेस कर रहा है, उसे गाइडेंस चाहिए यूनिवर्स से, तो मैं उसके लिए कार्ड्स ओपन कर लूँगी। पर दोनों चीज़ मुझे अपने सामने चाहिए होती है। हम देखते हैं ना कि आजकल बच्चे जो हैं वो ज्योतिष के ऊपर कम विश्वास करते हैं, उन्हें टैरो के ऊपर या फिर न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। आप तो बहुत से बच्चों से मिलती भी हैं, बहुत से बच्चे आपके पास भी आते हैं। आप क्या देखती हैं ऐसे में कि किस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास, ज़्यादा जो ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं या फिर टैरो पर या फिर न्यूमरोलॉजी पर? उनको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं उनसे पूछती हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, बता देते हैं, चाहे मैं टैरो देखूँ या कुंडली देखूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने आंसर चाहिए। वो बिल्कुल मुझे उसमें इंटरफेयर नहीं करते कि आप क्या देख रहे हो, कि बस मुझे आंसर बता दो कि मेरा बॉयफ्रेंड कब वापस आएगा, मेरी कब बात होगी, आप ये बता दो बस। तो कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम कुछ पूछने जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे फेवर में होना चाहिए। अगर हमारे फेवर में बोल दिया तो हमारे लिए अच्छा है, अगर हमारे फेवर में नहीं बोला कि या कुछ भी ये बोल दिया कि आपके साथ कुछ ऐसा गलत होगा, ये मत कीजिए, तो फिर हमें उस चीज़ से विश्वास हट जाता है। नहीं, ऐसे गलत होगा तो ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम वी आर ह्यूमंस। स्ट्रगल तो, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में है, आपकी, मेरी, हमारी, सबकी लाइफ में है। तो गलत होगा क्या होता है, मतलब ये चीज़ अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकती है, अगर इस तरह से करोगे तो इस तरफ जा सकती है। इस तरह से हमें गाइड करना है ना उसको, ये नहीं दिखाना कि आपको गिरना ही है। ज़रूरी नहीं है, हम उसे बचा भी सकते हैं। जिस रास्ते में पत्थर दिख रहे हैं, हम आगे खड़े हुए हैं, हमें दिख रहे हैं, हम उसे बोल सकते हैं ना थोड़ा दूसरा रास्ता ले लीजिए, वहाँ कम पत्थर है, वहाँ गिरने के चांसेस कम है, ठोकर लग सकती है, गिरोगे नहीं। यही गाइड करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। जी, तो उसे रेमेडी बोलते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये कितने दिनों में, मतलब अगर आपने रेमेडीज़ शुरू कर दी हैं करना, तो रिज़ल्ट जो है, क्योंकि हर किसी को रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, तो कितना टाइम लगता है? टाइमलाइन हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर वो ईश्वर की कोई पूजा है, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पूजास भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, वो जो रेमेडीज़ है, या मैं एफर्मेशन किसी को बताती हूँ, ये आप रोज़ बोलिए, आपके सब रात को सोने से पहले बोलिए, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तो मतलब आपके थॉट प्रोसेस चेंज होगा। देखते हैं ना, बड़े खराब खराब सपने भी दिखते हैं, कुछ है जो क्लटर सबकॉन्शियस में, वो क्लियर होगा तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, एफर्मेशंस हो गए, रेमेडीज़ हो गई, ये क्यों वर्क करती है, इसलिए वर्क करती है क्योंकि विजुअलाइजेशन जो पावर है वो भगवान ने सिर्फ इंसान को ही दी है, आउट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। विजुअलाइजेशन से हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ये चीज़ श्री एम सर ने भी बोली है, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, श्री एम सर, उनके बारे में आप बाद में देख सकते हैं, बट लाइक ही इज़ एन एंटाइटल्ड बीइंग। तो जो ये विजुअलाइजेशन की पावर है, इसको यूज़ करके हम चीज़ों को अपनी लाइफ में बदल सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जैसे करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ये हमारे हाथ में है। बट किसी इंसान को अपनी तरफ खींचना, वो ऑब्सेशन मैं एनकरेज नहीं करती हूँ। जी, किसी इंसान की मर्जी के बिना आपको वही चाहिए वही चाहिए, ये आप पोजेस कर रहे हो, दैट इज नॉट लव, राइट? वो कई बार होता है ना कि मुझे तो वही चाहिए और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। होगा ही नहीं, मैं साफ बोल देती हूँ। जब तक आप इतना एंग्शियस रहेंगे तब तक आपका काम बनना ही नहीं है। आपको अंदर से काम डाउन होना ही पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को चेंज करना ही पड़ेगा। फिर मैं उनको किस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है वो बताती हूँ। ब्रीद इन थ्रू योर नोज, ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ, ऐसे थोड़े कुछ टाइम में करो।
एक मैं इंटरेस्टिंग एक एपिसोड बता, बहुत छोटा सा है ये, कि एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा, एक ही पैराग्राफ में, वो एस्ट्रोटॉक पे था, 5 मिनट का सेशन था वो, उसने पूरा पहले से लिखकर रखा होगा, उसके 15-20 क्वेश्चन थे, एक साथ लिखकर भेज दिए। मैंने कहा मुझे तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना, आपने तो लिख दिए। हाँ, तो ही वाज लाइक कि मैंने कहा टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ, कुछ मतलब 3-4 बार करो ये, ठीक है, और कुछ मत सोचो, अपनी दीवार को देखो, कुछ मत करो, ब्रीथ इन हैप्पीनेस, पीस, लाइट, एंड ब्रीथ आउट द डार्कनेस, स्ट्रेस, फियर, जो भी है निकालो। हाँ, और बस वॉल को देखो। अब मुझे बताओ, इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं? कह रहे मैम बहुत कम हो गए हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, आप एंग्शियस होते हो ना, ये भी बता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब आप शांत बैठे हो, आपको सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाते हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। तो एक बार हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि अगर किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना निशी जी कि कुछ बच्चे, क्या हम बड़ों की भी बात करें, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब उन्हें गुस्सा आ ही जाता है, वो चाहते हैं कि कंट्रोल करके रखें, कई जगहों पर ऐसे होता है। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो बताइए आप हमें। गुस्से को तो, जिसे गुस्सा आ रहा है, देखिए उसको अगर ये रियलाइजेशन हो जाए कि एंगर सिर्फ हमारा हार्म ही कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उस मोमेंट पर हमें नहीं पता चलेगा, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो ये ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है उस वक्त हेल्प कर सकती है, या जैसे आपने देखा होगा रिवर्स काउंटिंग 10 9 8 1। जिस वक्त गुस्सा आ रहा है ना, उस वक्त आप कोशिश कीजिए, जिस इंसान को लेके आ रहे हैं, आप उस जगह से 2 4 5 मिनट के लिए हट जाइए। उस बच्चे के सामने, जो पेरेंट है या हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, दूसरे रूम में चले जाइए, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपकी इमोशंस चेंज होते हैं। एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन। आप थोड़ी देर दूर हो जाइए, चेंज आ जाएगा अपने आप। ये मैं सबको बोलती हूँ, और ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जी। ये मैं अपने मोस्टली सभी क्लाइंट्स को बोलती हूँ जिनको एंग्जाइटी इश्यूज है, जिनको एंगर इश्यूज है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। आप किस डेट को पैदा हुई हैं? 1983 1983 3 मार्च को। तो 3 आपका बेसिकली मेन नंबर है, लकी नंबर, ठीक है, जिसके रूलर हैं जुपिटर। तो हम देखेंगे आपके ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस बहुत है। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, विजडम, नॉलेज, आपको कुछ नया सीखने का मन करता रहता होगा, कुछ नया करूँ, ये करूँ, और आपकी प्रेजेंस में बहुत लोगों को अच्छा भी फील होता होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती होगी, और आपको बोलना भी बहुत पसंद होगा। और कोई आपकी बात को काटे, वो आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि आप अपनी बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हमेशा रहती होंगी। तो इस तरह से नंबर 3 का इन्फ्लुएंस आप पर है। तो ये आपका लकी नंबर भी हुआ, जो है लकी डे हम बताते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो 3 के लिए हो गया थर्सडे। सारा तो हम नहीं डिस्कस कर सकते शो में, बट मैं आपको लेके बता रही हूँ, थर्सडे हो गया। तो सेकेंड थर्ड अगर हम बताएं, तो जैसे 6 और 9 नंबर वाले लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। 6 और 9 मतलब नेचुरल एडिशन, चाहे 24 भी हो किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो 2 + 4 6 हो गया, इस तरह से। और 3 नंबर वालों से तो काफ़ी अच्छी बनेगी। लेकिन हाँ, दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंचे वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अपनी बात रखना बहुत अच्छा लगेगा। पर आप जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, तो आप में सुनने की भी क्षमता बहुत है, आप गुड लिसनर भी होंगे। जैसे मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ, जैसे मुझे आप सुन रहे हैं। और मैं नंबर 9 हूँ, तो आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लकी डे, लकी नंबर, लकी कलर, ये सब हम निकाल देते हैं। और नेम्स जो होते हैं हमारे, कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो कि ये नाम मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो हाँ, नेम्स में कुछ गड़बड़ होती है उन नेम के अकॉर्डिंग, तो वो कोई भी लेटर चेंज करके आपकी डेस्टिनी पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि मैंने खुद अपना चेंज किया है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं निधि से निशी किया था, डी का एस किया था मैंने, नंबर 16 से 15 किया था। 16 में बहुत हर्डल ब्लॉकेजेस आ रहे थे लाइफ में, उन्हीं दिनों मैं न्यूमरोलॉजी स्टडी कर रही थी, तो आई थॉट कि मैं अपना ऐसे चेंज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने चेंज किया, तो वो मेरे बर्थ डेट के हिसाब से, मतलब उसके वो हार्मोनियस पोजीशन में आ गया, मतलब हार्मनी में आ गया, सेम हो गए दोनों नंबर्स। तो उसके बाद मैंने थोड़े अपने करियर में अच्छे चेंजेस देखे।
जी, तो जैसे स्पेलिंग्स चेंज करते हैं तो वो क्या एकदम से हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है? एकदम से नहीं मिलता है, टाइम लगता है हर चीज़ में। जैसे लोग आपको उस नाम से बोलना शुरू करेंगे, आप हर जगह वो नाम यूज़ करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि पुराने डॉक्यूमेंट्स में पुराना नाम है, पुराने फ्रेंड्स आपको पुराने नाम से बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नए लोगों से मिलते जाएंगे, नए लोग आपको उस नाम से बुलाएंगे, तो उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। मैंने कुछ लोग देखे हैं कि जैसे थर्सडे होता है तो वो थर्सडे को येलो ही पहनेंगे कुछ ना कुछ, तो क्या कलर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में कि आप कौन से दिन कौन से कलर का कपड़ा पहन रहे हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर ऐसे हर दिन हम ये सोचकर चलेंगे कि कौन सा कलर बैठना है, तो इससे रिलीफ तो कम मिलेगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। हाँ, अगर आपको पता है कि ये लकी कलर है, पहनना चाहते हैं, पहनिए, उसे आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा। डर के पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको मना करता है ना कि ये कलर मत पहनिए, उसे तो ज़रूर पहनिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई नुकसान होगा। मैं नहीं मानती। निशि जी, आपके उपाय देने का पैटर्न जो है वो बहुत अलग है, इसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। ये मेरा पैटर्न तो जैसे और लोग बताते हैं वही है, बट हाँ, बताने का तरीका अलग मैं बोल सकती हूँ। जैसे किसी का मार्स वीक है फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, पंडित जी के पास जाओगे, वो बोलेंगे कि पूजा करा लीजिए, ये करा लीजिए, मंगल ग्रह का मंत्र जाप करा लीजिए, 1.25 लाख जाप करा लीजिए, ये करा लीजिए। बट व्हाट इफ कोई कोई रशिया से आया है, कोई यूएस से मेरे पास कॉल आया है, वो तो मानते नहीं है, कोई एथिस्ट है, नास्तिक है, उसको तो मैं ये नहीं बता सकती ना, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? उसको मैं बस ये बोल देती हूँ, उसका कोई मंगल ग्रह से लेना देना नहीं होता। बस मैं ये बोलती हूँ, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पुअर लोग जो भी है, आप किसी ऑर्फनेज में जाके आप ट्यूसडे को आप डोनेट कर दीजिए, खाना दे दीजिए, फल दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये आप रेगुलरली करते रहिए। जी, ठीक है। राहु का कोई रेमेडी बतानी है तो ठीक है, बर्ड्स को फीड कर दे, बर्ड्स को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, केतु का कुछ भी, मतलब ग्रह से रिलेटेड। लेकिन आप किसी ऐसे लिविंग बीइंग को जो बोल नहीं पा रहा है, इनोसेंट है, उसे आप खिला रहे हैं। आपकी, जैसे हमने सेविंग्स की बात की थी, वो आपके अच्छे कर्मा में तो काउंट हो रहा है। जी, आप अच्छा करोगे और साइकोलॉजिकली आप मानते हो, आप किसी चीज़ को, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को सोच रहे हो, तो काम बनेगा ना। जैसे कोई किसी को फेथ होता है, तो आप दवाई की जगह आप कुछ और भी दे दो, 100% फेथ के साथ आप पे वो असर कर जाएगी। जैसे मैं साईं बाबा में बहुत मानती हूँ, उनकी भी एक स्टोरी में सास जो थी बहू को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, बीमार थी, दवाई भी नहीं दे रही थी, बस वो ये विनती कर रही थी कि साईं बाबा की उदी कहीं से मिल जाए मुझे। तो गुस्से में ना वो ज़मीन की मिट्टी उठा के उनको पकड़ा दी, और वो बहू ने बहुत ही ज़्यादा साईं बाबा को शुक्रिया करके और ऐसे वो उदी खाई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो सास हैरान हो गई, ये ठीक कैसे हो गई? किसने ठीक किया? विश्वास। बस वही विश्वास है। तो कोई भी जैसे रेमेडी होती है, कि मैं डराती नहीं हूँ कि आप ये करेंगे तो आपका काम बनेगा। मैं बस ये बोलती हूँ कि देखिए, आपके लिए अगर ये करना पॉसिबल है तो आप करिए, नहीं तो मतलब किसी ना किसी की मदद कीजिए। जैसे किसी का शुक्र वीक है, जाके आप बाहर लोगों को बाहर सफेद मीठी चीज खिलाइए। बाहर जाके खिला रहे हैं, अपने घर में अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को खिला दो ना। फीमेल्स को आप खुश रखो अपने घर में, वो आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जी, उनको दुखी छोड़ के आप बाहर जाके खिला रहे हो, वो भी नहीं काम करेगा ना। आप ये देखो कि आपकी वजह से कोई दुखी तो नहीं है, उतना ही आपके ग्रह आपको फल देना शुरू कर देंगे। निशि जी, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर में अपनी वाइफ की तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हाँ जी। बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाहर जाकर लेडीज़ को बड़ी रिस्पेक्ट देंगे। अगर उन लेडीज़ को कोई कुछ भी बोल देगा ना तो खड़े हो जाएंगे, अरे आप ऐसे बात करते हैं किसी महिला से, इस तरह से बात करते हैं कोई, क्यों? दोहरी जिंदगी क्यों जीते हैं? घर में कुछ और, बाहर कुछ और। वो इमेज कॉन्शियस है, उनको बाहर अपनी एक इमेज बनाई हुई है। घर में तो कोई जज नहीं कर रहा, वो बीवी बेचारी छोड़कर जा नहीं सकती, कहीं ना कहीं ये पता होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, जहाँ डर हो ना, छोड़ के चली जाएगी माँ, हाँ जी। उसको भी इज्जत दे देंगे, जिसको डर होगा कि छोड़ के ना चली जाए। जहाँ ये डर खत्म हो जाता है ना, उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं लोग। आपने देखा होगा, आपके लिए कोई बहुत ज्यादा करेगा, ये ह्यूमन नेचर है, उसको आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। उसी वक्त वो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा कर रहा है, असली तो अटेंशन उसको चाहिए आपकी। वो पब्लिक इमेज, पब्लिक में अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं, तो वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, और कुछ नहीं। वो उनकी ईगो है, उनकी अपने कर्म है उनके,
अच्छे कर्म तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इससे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, उनको नुकसान ही होगा आगे चल के। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम ज्योतिष की बात करें तो उसके हिसाब से क्या 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 उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं? देखिए, मैंने काफ़ी केसेस में देखा है क्लाइंट्स के साथ अपनी एस्ट्रोलॉजी मतलब सेशंस के दौरान कि जो जैसे घर में बीवी को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये इम्पैक्ट देखा है। उनका जो वीनस है ना वो वीक हो जाता है, उनके घर से लक्ष्मी नाराज़ होना शुरू हो जाती है, बीमारी आने लग जाती है, काम बनने बंद हो जाते हैं। पर इंसान को तब भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है, वो अपना काम मतलब तंग फिर भी करता रहेगा और गालियां देगा उसको। पर भगवान को इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि वो उसे और परेशान कर रहा है, वो उसका शुक्र तो कमज़ोर हो रहा है लेकिन उसे और परेशान कर रहा है ना, उसको भी तो कुछ करो, ताकत दो। तो एस्ट्रोलॉजिकली मतलब उसका वो हार्म होने लग जाता है। जैसे चंद्रमा, आप अपनी माँ को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आपका मून वीक होता चला जाएगा, आपके प्लान्स मतलब बहुत अनप्लान्ड चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होने लग जाएंगी जिससे आपको डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस लाइक कि मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। और पिता के लिए हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य पिता को परेशान करेंगे, सूर्य वीक होगा आपका। अगर बहुत नाम है, सपोज फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में हो या गवर्नमेंट जॉब में, जॉब आपकी जा सकती है, आप पॉलिटिक्स में मतलब हार सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो जाएगी, जहाँ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं वहाँ तू तू करने लग जाएंगे। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है प्लैनेट्स पे। तो मतलब ये माने कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होना ही है, उसमें चाहे ज्योतिष हो, चाहे टैरो हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, इस ये सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं लेकिन आपकी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं। किस्मत को आपके एफर्ट्स ही बदल सकते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कहीं आपके ग्रह मुश्किल आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ किसी को 50% मेहनत करनी है वहाँ आपको 200% करनी पड़ सकती है। वो एफर्ट्स की बात है कि कितने ज़्यादा आपको डालने हैं। बट रिश्ते कितने चलेंगे कितने नहीं चलेंगे, हाँ ये सब पहले से लिखा होता है। शादी हो गई, मृत्यु हो गई, बच्चे का जन्म हो गया, ये सब पहले से लिखा है। शादी में कितना सुख भोगना है ये पहले से लिखा है। आपके पार्टनर के साथ कितना सुख है ये पहले से लिखा है। पर आपके बिहेवियर में अगर लिखा है कि आप में गुस्सा ज़्यादा है, आप ऐसे हैं वैसे, वो आप ज़रूर बदल सकते हैं अवेयरनेस से। एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में भी बहुत हेल्प करती है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को हेल्प की है एस्ट्रोलॉजी ने इस चीज़ में कि आपका ये पैटर्न रहा है रिश्तों में, इसलिए आपके ब्रेकअप हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आई हैं, इसलिए अभी तक शादी नहीं हो पा रही है। उन्होंने उन चीज़ों पे काम किया है और उसके बाद उनका घर भी बसा है। जी, अवेयर होने की बात है कि ओके मुझे एंगर आ रहा है, आई हैव टू बी वॉचफुल, या मैं इनसिक्योर हो रही हूँ इस रिश्ते में, क्यों हो रही हूँ, क्योंकि पहला रिश्ता टूटा था, वो डर मेरे साथ अभी तक है, तो उस डर को मुझे निकालना है, क्योंकि वो एनर्जी ही है सब कुछ, वो एनर्जी हम साथ लेके चलते हैं। ये ग्रहों की स्थिति भी तो चेंज होती है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कितने सालों में ये चेंज हो रहा है, तो उससे भी तो फर्क पड़ता है। ये तो फिर वही मैं बता रही हूँ ना, बर्थ चार्ट में जैसे 12 घर होते हैं, जो ग्रह उस टाइम पर बैठ गए वो तो उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। गोचर में होता है, जैसे गोचर में अभी जुपिटर एरीज में है, तो वो आपकी कुंडली में एरीज में कोई और जो ग्रह होगा, जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, तो उस पे आपका गुरु आ गया। गुरु आ गया तो क्या होगा, आपके मंगल पे बैठ के आपको थोड़ा शांति देगा, आप जल्दबाजी नहीं करोगे चीज़ों में। सूर्य मंगल गुरु ये सब दोस्त हैं। अगर मैं इन चीज़ों पे आऊँगी तो फिर मतलब एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो जैसे कि शनि है, शनि अभी एक्वेरियस में चल रहे हैं। एक्वेरियस में मतलब अगर किसी की कुंडली में 10th हाउस हम करियर के लिए देखते हैं और उनका 10th हाउस में एक्वेरियस साइन है, तो वहाँ शनि आ गए तो मैं बोलूँगी अब तो स्टेबिलिटी है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो अब आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, जॉब भी नहीं छूटेगी, अच्छे से लंबे टाइम जॉब चलेगी। तो मतलब जो ग्रह आपके कुंडली में है पहले से बर्थ टाइम में, वो तो है, अभी जो चल रहे हैं वो उधर आ रहे हैं, वो मिक्स होके रिजल्ट दे रहे हैं। आप समझ गए, वो मिक्सिंग हो रही है। निशि जी, लाइफ को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ खास रेमेडीज, कुछ खास उपाय आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? कुछ खास नहीं है, वही है जो हम डेली लाइफ में करते हैं पर हम उसे इग्नोर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारे आसपास जो लोग हैं, बाहर के लोगों को ना देख के हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, हमारे पेरेंट्स,
उनके साथ हम कितना समय बिता रहे हैं, उनको कितनी खुशी दे रहे हैं, ये भी एक रेमेडी है। उससे हमारे सारे ग्रह जुड़े हुए हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि कहीं बाहर मंदिरों में मत्था टेक कर, कुछ चढ़ाकर, पैसे चढ़ाकर और घर वालों को इग्नोर करके ना चले, उनकी तरफ ध्यान दें। और 10 घंटे पूजा करने से भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। अगर आप बाहर निकल के अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट को गाली दे रहे हैं, उससे धुतकार रहे हैं, तो आपकी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। आपको तो छोटी छोटी चीज़ें यही है कि आपके आसपास के लोगों का आप दिल ना दुखाएं, और बस अपने आप को भी इग्नोर ना करें, दूसरों को इतना भी प्लीज़ ना करें कि अपने आप को इग्नोर करें। अपनी हेल्थ सबसे पहले ठीक रखें। उसके लिए मेंटल इमोशनल हेल्थ की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ही फिजिकल आती है। तो उसके लिए जो मैंने बोला, ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। एक बार हम कर सकते हैं इसको साथ, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन थ्रू योर नोज, आँख बंद कर सकते हैं हम, ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। As you breathe in the light, peace, happiness, and as you breathe out the fear, anxiety, stress. In short, breathe in the light and breathe out the darkness. When you do this, you feel a sense of calm inside you. आप कभी भी परेशान, एजिटेटेड हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आप समय निकाल के किसी भी कोने में आप बैठ के, जहाँ पे भी बैठे हैं वहीं से आप 2 मिनट ये कर लीजिए, आपका बाकी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। जी। मैं सच बता रही हूँ, आपने देखा होगा, अगर हम बहुत परेशान हैं, घर में लड़के निकलते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बाहर सब डिस्टर्ब होती हैं। क्यों होती हैं? वो क्लटर्ड एनर्जी को लेके हम चल रहे हैं। हाँ, राइट, बिल्कुल। इसलिए कहते हैं जब घर से बाहर जाते हैं ना, तो खुश होके जाइए और खाली पेट कभी मत जाइए। हाँ ये भी बोला जाता है। Exactly. निशा जी, एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वाकई मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने कुछ डराया नहीं। मंदिरों में 10-10 घंटे पूजा करने से अच्छा है अपने माता पिता को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। अकेले बैठे हैं आजकल बहुत माँ बाप, आप उनका फोन आता है तो हम इग्नोर करते हैं जी, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन आ जाए तो वो फोन और ब्लॉक कर दिया, परेशान बैठे हुए, पर माँ इंतजार कर रही है आपके फोन का, वो उनको फोन नहीं कर रहे आप। आपकी एक आवाज सुनने के लिए तरस जाते हैं, वो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ, किसी का जुपिटर वीक होता है ना, जुपिटर गुरु को बताता है कि आपसे बड़े लोगों को, मैं बोलती हूँ ओल्ड एज होम में जाके ना उनसे थोड़ी सी बैठ के बातें कर लीजिए। फल भी मत दो वहाँ पर, पैसे भी मत खर्च करो, जाके उनसे बात कराओ। उनके बच्चे वहाँ छोड़ के ऐश कर रहे हैं, आपका भला हो जाएगा जी। तो मैं ऐसी ऐसी रेमेडीज बताती हूँ कि जिससे इंसान का खुद का कर्म भी सुधरता है और फिर उसे खुद ही इतना अच्छा लगने लगता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। हम पैसे की सेविंग करते हैं, लेकिन आज आपने मुझे ये समझाया और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ हमारी तमाम ऑडियंस को भी ये समझ में आया है कि पैसे की सेविंग करने से अच्छा है कर्मों की सेविंग कीजिए, जो आगे भी आपके काम आएगी और ये आपके बच्चों के काम भी आएगी, क्योंकि आपके कर्म आपके बच्चों को भी वापस मिलते हैं। पैसा भी जरूरी है, पर पैसे के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि यही रह जाना है, बस जो लाइफ है ना हमारी, बस ये जो निकल गई उसके बाद तो कुछ भी बोल लो। जैसे सदगुरु की एक वीडियो में भी मैंने देखा, उन्होंने बोला डेड बॉडी को आप कुछ भी बोल लो, तेरे लिए इतने हीरे जवाहरात रखे हैं और इतने पैसा रखा है, वो हिलेगा ही नहीं, लाइफ ही निकल गई ना। तो जब तक लाइफ है हम वो अपनी सेविंग्स कर लें जो हमें आगे काम आएंगी। इस लाइफ में जो है उसे कमाते हुए हम उसे ना भूलें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच निशी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस शो में आए। आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।